बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। तो चलिए इन्हीं प्रेरणादायक लाइनों के साथ आज का जो टॉपिक है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, इसको हम शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि किस तरह अंग्रेज जो बक्सर के युद्ध से भारत पर एक छत्र राज कायम कर पाया था। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी हो सके लाइक हमारे वीडियो पर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बक्सर का युद्ध 22-23 अक्टूबर 1764 बिहार के आरा जिले में स्थित बक्सर के मैदान में हुआ था। यह युद्ध जो था यह बिहार के आरा जिले में बक्सर के मैदान में यह युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम बक्सर का युद्ध पड़ा। अब देखिए इस युद्ध में अंग्रेज की ओर से हेक्टर मुनरो तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया। ठीक है, ये युद्ध जो है ये युद्ध सिर्फ मीर कासिम द्वारा ही नहीं लड़ा गया था। ये युद्ध में कौन था? एक था अवध के नवाब सिराजुद्दौला, पहला कौन थे? अवध के नवाब सिराजुद्दौला, दूसरा थे मीर कासिम और तीसरा थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये तीनों की संयुक्त सेना मिलकर इस युद्ध में क्या भाग लिए थे। ठीक है, और अंग्रेज की ओर से कौन थे? अंग्रेज की ओर से आपके हेक्टर मुनरो, अंग्रेज की ओर से आपके थे हेक्टर मुनरो और भारत की ओर से ये सब तीनों थे। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध का पृष्ठभूमि तो तैयार हो गया। ठीक है, तैयार होने के बाद ये युद्ध का प्रारंभ भी होगा, लेकिन ये युद्ध भारत के इतिहास में इतना बड़ा युद्ध कैसे है? देखिए हमको पता है कि एक विश्व युद्ध क्या होता है। हर एक देश जब आके आपस में लड़ने लगते हैं तो वही विश्व युद्ध का रूप ले लेता है। तो इस युद्ध को भी हम एक देश के अंदर होने वाला देशीय युद्ध के बीच संज्ञा में भी रख सकते हैं। कैसे? क्योंकि देख सकते हैं कि अवध के नवाब भी इसमें कूद पड़े हैं, फिर मुगल बादशाह भी कूद पड़े हैं और जो बंगाल के नवाब थे वे भी के इसमें आके कूद पड़े। अब देखिए इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है हम इस डायग्राम से समझते हैं। सिराजुद्दौला 1757, इस नाम को हम लोगों को याद है। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले वीडियो में भी अब देख चुके हैं कि सिराजुद्दौला के द्वारा ही क्या हुआ था, पलासी का युद्ध का विमोचन हुआ था। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच पलासी युद्ध हुआ था। अब पलासी युद्ध जब 1757 सिराजुद्दौला का हारने का वजह कौन थे? मीर जाफर, क्योंकि मीर जाफर ने ऐन वक्त पर क्या धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को और वे अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए और ये पलासी का युद्ध हार गए। ठीक है, जब सिराजुद्दौला हारने के बाद कौन? मीर जाफर राजगद्दी पर बैठा। कौन? मीर जाफर बंगाल के राजगद्दी पर बैठा। अब होता क्या है, जैसे ही मीर जाफर राजगद्दी पर बैठता है कुछ दिन तक सब कुछ सही चलता है। अब होता क्या है कि मीर जाफर के अंदर भी एक माया और ममता का एक सृजन होने लगता है और मीर जाफर भी देखता है धीरे धीरे क्या करता है, वहाँ के जनता को कल्याणकारी नीतियाँ देने लगता है, जनता के लिए खाना जुटाने लगता है, करों को माफ कर देता है, फिर बहुत सारे धार्मिक करों में छूट कर देता है, फिर कभी भी अगर बरसात या सूखा पड़ता है उसमें भी सहूलियत देता है। तो ये सब चीज़ क्या अंग्रेजों को बहुत ही आंखों में खटक रहा था अंग्रेजों के। तो उन्होंने क्या किया, मीर जाफर को गद्दी से हटा के और मीर कासिम को गद्दी पर ला दिया। मीर जाफर का ही एक कौन था? जमाता था मीर कासिम। अब अंग्रेजों का यही सबसे बड़ा भूल था, क्योंकि मीर कासिम जो था एक योग्य राजा था। ठीक है, मीर कासिम के अंदर एक कैपेबिलिटी थी राज करने का। ठीक है, अब मीर कासिम अंग्रेजों के लिए कुछ दिन काम करते रहा, फिर मीर कासिम को भी समझ में आया कि अंग्रेज जो है वो हमें कठपुतली का खेल दिखा रहा है, यानी राजा तो मैं नाम मात्र का हूँ, अंग्रेजों के हाथ में ही कठपुतली का धागा रहता है, जैसे वो नचाता है उसी तरह मैं नाच रहा हूँ। जब मीर कासिम को ये समझ में आया तो उसने क्या किया, अपने सेना को सशक्त करना शुरू किया, सेना पर नए नए युवाओं का बहाली करना शुरू किया और विभिन्न बहुत जगह से और सेना बुला के संयुक्त युद्ध अभ्यास करना शुरू किया, जिससे सेना का मनोबल बढ़ता गया और सेना दिन प्रतिदिन और ज्यादा बलवान होते गया। तो
ये सब चीज अंग्रेजों को खटक रहा था। अंग्रेज बार बार पिन कर रहे थे, किसको? मीर कासिम को, कि आप ये सब बंद कीजिए। अंततः क्या हुआ, मीर कासिम और अंग्रेजों का झड़प जो 1763 में पटना के आसपास हुआ, जहां पर बहुत सारे अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया गया था। किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। ठीक है, अब होता क्या है, तो जब कत्लेआम हो गया तो अंग्रेज तो बहुत ज्यादा नाराज हो गए। तब उन्होंने क्या किया, वहां से छोड़ के, बंगाल छोड़ के और चला गए कहाँ? अवध चले गए। बंगाल छोड़ के अवध चले गए और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास में चले गए। और शुजा-उद-दौला के पास उसी समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी उसी के समय वहां पर था। तो जब ये सब चले गए, वहां पर जाने के बाद उन लोगों के बीच एक बातचीत हुआ और वे लोग अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए एक योजना बनाने लगे। क्योंकि एक जो था मीर कासिम एक योग्य राजा था, मीर कासिम के पास सशक्त सेनाएं थी। उसके बाद नवाब शुजा-उद-दौला के पास भी अपना सेना था और मुगल बादशाह के पास भी अपना सेना था। तो इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना अगर हम अपने सेनाओं को आपस में मिला दें और आपस में ही युद्ध अभ्यास करके और अंग्रेजों के साथ लड़ा जाए युद्ध, तो एकदम निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। क्योंकि इतना बड़ा विशाल सेना का जो अंग्रेज है वे सामना नहीं कर पाएंगे। अब क्या होता है, तो एक बहुत विशाल सेना का जुटान होता है और एक जगह जुटने के बाद क्या होता है, वे अंग्रेजों पर आक्रमण के लिए रेडी हो जाते हैं। अब देखिए, अंग्रेजों का वर्चस्व उस समय तक बहुत अधिक क्या हो गया था, बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि 1760 में वांडीवस की लड़ाई में फ्रांसीसी को हराया था। किसने? अंग्रेजों ने। उसके बाद बेदरा के युद्ध में डचों को पराजय करवाया था। किसने? अंग्रेजों ने। यानी यहाँ पर फ्रांसीसियों का भी पत्ता कट गया था भारत से, और किसका? डचों का भी पत्ता जो भारत से कट गया था। बचे कौन थे? मुगल, अवध के नवाब और विभिन्न सारे भारत के छोटे मोटे नवाब और बंगाल के नवाब। अगर अंग्रेज बंगाल को जीत लेते थे और ये सब राजाओं को जीत लेते थे, तो अपने आप ही स्वतः रूप से भारत एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र भारत के उनके कब्जे पर आ जाता था। तो अब क्या हुआ, अंग्रेज सिराजुद्दौला और अंग्रेज शुजा-उद-दौला, मीर कासिम और मुगल बादशाह के बीच युद्ध का पृष्ठभूमि तैयार होता है और अंततः युद्ध होता है कब? 22-23 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, लेकिन भाग्यवशतः क्या हो जाता है, ये युद्ध हार जाता है। कौन? भारत के राजा। अब हारने का कारण क्या था? एक तो हारने का मेन कारण ये था कि उन लोगों का जो सेना था कोई सुनियोजित तरीके से संगठित होके अंग्रेजों पर युद्ध नहीं कर रहा था। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि अंग्रेजों की सेना के पास आधुनिक हथियार थे, जैसे राइफल हो गया, ये सब हथियार जो है भारत के सेनाओं के पास नहीं थे। ठीक है, भारत के सेना अभी भी तलवार, तीर और भाले से लड़ाई कर रहे थे। दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या था कि जो ये तीनों नवाब थे, तीनों नवाब अपने अपने आपसी गुटबंदी और आपसी भाईचारे के बीच नहीं लड़ रहे थे। वे लोग अपना अपना हितों को पूर्ति के लिए लड़ रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, ये युद्ध को हारना पड़ा। अब जैसे ही युद्ध हारा, युद्ध हारने के बाद क्या हुआ, नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम को क्या कर दिया गया, बंदी बना दिया गया। अब बंदी बनाने के बाद उन लोगों से कहा गया कि आप लोग तो युद्ध में भाग लिए हैं, तो आप लोग को तो ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा, उसके लिए अंग्रेजों के साथ आपको संधि करना पड़ेगा। और इसी में 2 इलाहाबाद की संधि होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इलाहाबाद संधि में क्या क्या प्रावधान आते हैं और अंग्रेज भारत से क्या क्या चीज लेते हैं। इसी बीच क्या होता है, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि मीर जाफर जो था, जब युद्ध चल रहा था तब मीर जाफर कहा था अंग्रेजों का मीर जाफर क्या था, बंगाल का नवाब था। अब मीर जाफर का मृत्यु हो जाता है 1763 में। 1763 में मीर जाफर का मृत्यु होने के बाद निजामुद्दौला जो उसका एक अल्पवयस्क बेटा था, 1765 में निजामुद्दौला जो थे, 1765 में क्या होता है, वो गद्दी पर बैठता है। और एक चीज यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि मीर जाफर का मृत्यु कब हुआ था, 1765 में ही हुआ था। मीर जाफर का मृत्यु 1765 में ही हुआ था और उसका एक जो बेटा था जो बहुत ही छोटा था, उसको निजामुद्दौला जो नाम था, वो अंग्रेजों ने क्या किया, उसको राजगद्दी पर बैठाया। अब हम देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है और इन दोनों राजाओं के साथ भी क्या होता है।
तो अब देखिए, मैंने कहा कि मीर जाफर के पुत्र निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो बंगाल का नवाब बनाया गया, इसमें भी लॉजिक था किनका? अंग्रेजों का। बहुत चालू चीज थे अंग्रेज। अब देखिए उन्होंने क्या किया, मीर जाफर तो अल्पवयस्क था, उनका उम्र शायद 14 से 15 साल ही हुआ होगा। तो अंग्रेजों ने ये दलील दिया कि इतना छोटे उम्र का लड़का राजपाट कैसे चला पाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपनी सेना बंगाल में रखते हैं और सेना क्या करेगी? बंगाल का देखभाल करेगी। ये बात सही था, लेकिन अंग्रेज क्या किया कि इस सेना को रखने के एवज में 5 लाख रुपया हर महीना कौन? निजामुद्दौला देगा। किसको? अंग्रेजों को। और कहां से देगा? हमको पता है कि कहां, क्या? बंगाल के खजाने से। और बंगाल में पैसा कहां से आएगा? जो वहां के व्यापारी वर्ग के लोग हैं वे सब जो टैक्स देंगे उन्हीं से पैसा आएगा, और वही सब किसके पास चला जाएगा? अंग्रेजों के पास। तो ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट था इस युद्ध का। उसके बाद देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद का प्रथम संधि होता है 12 अगस्त 1765। ये बक्सर युद्ध हारने के बाद किनके साथ? मुगल बादशाह बहादुर शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब जो थे, ठीक है, इन दोनों के साथ ये जो है इलाहाबाद की संधि होती है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि में क्या होता है देखते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त और उसके बदले कंपनी बादशाह को प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए देगी। यानी देखिए मुगल बादशाह जो थे, मुगल बादशाह क्या करते हैं? बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान किसको दे देते हैं? कंपनी को, यानी अंग्रेज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दीवान दे देते हैं। और इस दीवान देने के एवज में प्रतिवर्ष कंपनी किसको? 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को देगी। ये तय हुआ कब? इलाहाबाद के प्रथम संधि में। दूसरा क्या तय हुआ? कंपनी ने अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छीनकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। कंपनी ने क्या किया? अवध के जो नवाब थे उनसे क्या किया कि कहाँ का क्षेत्र? इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छीनकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। ये एक हुआ था। दूसरा क्या था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने निजामुद्दौला को बंगाल का नवाब मान लिया। ठीक है, अब इसको तो बना दिया, अब कोई इसको स्वीकृति देगा तब ना। तो स्वीकृति बक्सर युद्ध के द्वारा ही स्वीकृति मिला। कहाँ? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जो थे उन्होंने किसको? निजामुद्दौला को नवाब मान लिया। जब मुगल बादशाह ने नवाब मान लिया तो सभी ऑटोमेटिकली नवाब मानने लगेंगे। उसके बाद क्या होता है? कुछ ही दिनों बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है। ठीक है, देखिए क्या होता है द्वितीय संधि में? अवध के क्षेत्रों में मुक्त व्यापार की अनुमति शुजाउद्दौला के द्वारा कंपनी को प्राप्त हो जाता है। अवध के क्षेत्रों में क्या होता है? मुक्त व्यापार, यानी कोई रोक टोक नहीं होगा अब कंपनी को। अवध के क्षेत्रों में वो निर्भीक रूप से वो व्यापार कर सकता है। इसका परमिशन कौन ले लेता? कहाँ से ले लेता है? शुजाउद्दौला, यानी अवध के जो नवाब थे वो परमिशन दे देते। किनको? कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। उसके बाद अवध के नवाब युद्ध में क्षतिपूर्ति के तौर पर 50 लाख रुपए कंपनी को देगी। ये भी तय होता है कि आपने युद्ध किया, युद्ध करने से कंपनी को बहुत सारा नुकसान हुआ, जिसके एवज में आपको 50 लाख रुपया देना होगा। किसको? अवध के नवाब को ये मतलब सिग्नेचर में देना पड़ा। उसके बाद बनारस की जागीर बलवंत सिंह को वापस, बनारस का जो जागीर था जो अवध के नवाब अपने पास हड़प के रखे थे वो भी अंग्रेजों ने छुड़वाकर बलवंत सिंह को दे दिया गया। तो इतने सारे कांड क्या हुआ? बक्सर युद्ध के बाद हुआ। अब इन सब चीजों को देख के आपको क्या लगता है कि ये तो चीज भारत में कुछ भी नहीं थे? इतना विशाल बड़ा भारत का साम्राज्य और इतना छोटा छोटा चीज होने से अंग्रेज कैसे इतने बड़े जगह पर राज कर पाया? तो देखिए ये जो जहां जो जगह इन अंग्रेजों ने छीना ना, वे बहुत ही चालाकी से इन सब जगहों पर क्या अपना व्यापारिक केंद्र को यहाँ स्थापित करना शुरू कर दिया। और यहाँ से विभिन्न सारे चीज जैसे कपड़े, मसाले और भी विभिन्न प्रकार के चीज बाहर में यहाँ पर उगा के यहाँ से कम रेटों से खरीद के मजदूरों को कम पैसा दे के और बाहर के विदेशों में जाके ऊंचे दामों पर बेचने लगे, जिससे अंग्रेजों को दिन दुगनी रात चौगुनी मुनाफा, एकदम बहुत ज्यादा बहुत आयत में मुनाफा होने लगा। और भारत क्या है? धीरे धीरे गरीबी के दलदल में घुसते चला गया। ठीक है,
अब इन सब जगहों पर वे लोग क्या बिना रोक टोक से व्यापार कर सकते थे। एक तो उनको कोई टैक्स देना नहीं था, और कभी भी कोई लॉसेज होता था, लॉस का कोई भरपाई करने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो अगर टैक्स नहीं देना है किसी चीज़ पर तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। और भारत की जो कंपनी था उन सब कंपनियों पर अंग्रेज सरकार क्या बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, जिससे वो क्या दोनों कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा ना कर पाए। अब जो कंपनी टैक्स नहीं देगा वो उसके पास तो पूंजी का अभाव नहीं होगा, और जो कंपनी टैक्स देगा उसके पास पूंजी का अभाव होगा। ये चीज़ कंपनी को बहुत ही अच्छी तरीके से आता था, और इसी चीज़ का फायदा उठा के वो क्या किया, धीरे धीरे भारत के पूरे क्षेत्र पर कब्जा करना शुरू किया। तो वास्तव में जो पलासी का युद्ध था ना, वो वास्तव में सिर्फ एक दिखावा था, कुछ नहीं था। लेकिन जो बक्सर का युद्ध था, बक्सर का युद्ध ही असली युद्ध था। क्यों? क्योंकि इसमें बहुतायत में सैनिक का प्रयोग हुआ, बहुतायत में आर्मियों का प्रयोग हुआ, ठीक है, बहुतायत में जो साजो सामान था वो उसका प्रयोग हुआ, गोला बारूद का प्रयोग हुआ। तो इससे क्या हुआ, एक अलग ही मतलब माहौल क्रिएट कर दिया किसने, अंग्रेजों ने भारत के पृष्ठभूमि पर, जिससे भारत के राजाएं भी क्या अब अंग्रेजों पर डरने लगे। तो इस तरह बक्सर युद्ध को हार से क्या हुआ, भारत पर धीरे धीरे पूरे भारत पर अंग्रेज का पैर पसारने लगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो ये वीडियो है बहुत ही पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके ही वजह से मुझे मोटिवेट मिलता है और हमें और भी अच्छे वीडियो लाने का हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।